वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपी जीके की यह क्लास नंबर 4 है। इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 4000 से अधिक प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। और सभी प्रश्नों के साथ हम उनके कंसेप्ट और डिटेल को भी जानेंगे। आज की यह क्लास मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में है, और इसके अंदर हम मध्य प्रदेश में घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं और प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ वह ले सकें। साथ ही इसी प्रकार की एमपीजीके से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस को प्राप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण क्लासेस को लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि एग्जाम में आप अधिक से अधिक लाभ ले सके। कोई भी एमपीजीके से आने वाला प्रश्न आपसे ना छूटे। सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने इसमें कवर किया हुआ है। मुख्य रूप से लिए गए प्रश्न एमपीपीएससी 2020 यानी कि 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सभी प्रश्न जो है हमने टॉपिक वाइज लिए हैं। यदि आप इस पूरी सीरीज को देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश जीके से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आपकी भविष्य में होने वाली एग्जाम एमपीपीएससी 2020, 2020, 2021 और 2022 सभी प्रकार की एग्जाम्स जो कि मध्य प्रदेश में होती है, जिनमें कि मध्य प्रदेश जीके का सिलेबस होता है। एमपी जीके का सिलेबस लगभग 40% के आसपास प्रत्येक एग्जाम में होता है, जो कि व्यापम के द्वारा और पीबी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। इस 40% के सिलेबस को पूरी तरह से हमारी सीरीज में कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उज्जैन का शासक चष्टन कौन से वंश का संस्थापक था। तो इस प्रश्न से हमें यह जानकारी मिलती है कि किसी समय में उज्जैन जिले में या उज्जैन स्थान पर चष्टन नाम का शासक हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, यह किस वंश से संबंधित था, यह प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी कार्दमक वंश सही जवाब है। चष्टन कार्दमक वंश का शासन था, और चष्टन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। किसकी दोस्तों? महाक्षत्रप। ठीक है, इस उपाधि को उन्होंने धारण किया था और कार्दमक वंश का शासक हुआ करता था चष्टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्दमक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्दमक वंश का शासन किस स्थान पर रहा है, तो यह उज्जैन से संबंधित रहा है। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन हुआ है। ठीक है दोस्तों, चष्टन भी कार्दमक वंश का शासक रहा है, लेकिन सबसे प्रतापी शासक के बारे में पूछा जा रहा है। कैसे शासक के बारे में? सबसे प्रतापी शासक के बारे में, जिसने अपने साम्राज्य का सबसे अधिक से अधिक विस्तार किया, वह था रुद्रदामन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। रुद्रदामन का जो शासन है वह 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक रहा है। 130 से लेकर 150 ईस्वी तक रहा है। इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क प्रथम। कुषाण वंश के शासक के बारे में बात की जा रही है। नाम है उनका कनिष्क प्रथम। के 300 से अधिक सिक्के मध्य प्रदेश के कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? सीधा सीधा प्रश्न है। इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शहडोल जिले से। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? यह प्राप्त हुए हैं ऑप्शन नंबर सी शहडोल जिले से हमें प्राप्त हुए हैं। लगभग 324 कितने सिक्के मिले यहाँ के? 324 सिक्के, 324 सिक्के हमें प्राप्त हुए। 324 से एक क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो संविधान के अनुच्छेद से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि संविधान का अनुच्छेद 324 किस कार्य के लिए उल्लेखित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए? तो शहडोल जिले से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कनिष्क प्रथम के सिक्के प्राप्त हुए। साथ ही हमें भीम कैडीफिसेस, इन दोनों के सिक्के हमें शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में एक नोट करके आप लिखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कैम कैडीफिसेस से। इस नाम को आप याद रखिएगा, विम कैडीफिसेस, सॉरी, विम कैडफिसेस। विम कैडफिसेस भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला शासक है। भारत में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? शुद्ध सोने के सिक्के सर्वाधिक है ना, शुद्ध सोने के सिक्के
तो यह चलाए थे दोस्तों विम कैडिफिसेस ने। ठीक है, तो इस बात को आप नोट करके लिखिए, वेरी आईएमपी करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में प्राचीन भारत के सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश का संबंध इनमें से किस जिले से? सीधा सीधा यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सातवाहन वंश का संबंध उज्जैन से भी रहा है और विदिशा से भी रहा है। ठीक है, उज्जैन और विदिशा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, उज्जैन एवं विदिशा से। मंदसौर से सातवाहन वंश का संबंध जो है नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाम बाबा स्तंभ नाम से क्या प्रसिद्ध है? इसमें आपके ऑप्शन है होलियोडोरस का स्तंभ, गुर्जरा स्तंभ, रूपनाथ स्तंभ, एरन स्तंभ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये स्तंभ किस किस स्थान पर अवस्थित है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्वेश्चन नंबर ऐसा लिखिए आप 6 और लिखिए गुर्जरा स्तंभ किस स्थान पर है, होलियोडोरस का स्तंभ किस स्थान पर है, रूपनाथ स्तंभ किस स्थान पर है, और एरन का स्तंभ किस स्थान से यानी किस जिले से यह संबंधित है, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न पर चलते हैं। खाम बाबा का स्तंभ होलियोडोरस के स्तंभ के नाम से जाना जाता है। होलियोडोरस का स्तंभ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। एक तो मैंने आपको बता दिया, बाकी 3 आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और होलियोडोरस के स्तंभ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे हम गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। क्या दोस्तों? गरुड़ स्तंभ, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो होलियोडोरस स्तंभ के यहाँ पर हमने क्या 3 नामों को जाना, होलियोडोरस स्तंभ, खाम्ब बाबा स्तंभ और गरुड़ स्तंभ। इन तीनों नाम से हम इसे जानते हैं। आइए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट हम जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह विदिशा जिले में अवस्थित है। विदिशा का पुराना नाम दोस्तों बेसनगर है। क्या है? बेसनगर। इस नाम से भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप उसे याद रखेंगे। होलियोडोरस का स्तंभ पूछा जाता है कि किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो यह दोस्तों भागवत धर्म से संबंधित है। किससे? वर्त नहीं होगा, एक सेकेंड। यह संबंधित है भागवत, यह संबंधित है भागवत धर्म से। ठीक है, होलियोडोरस का स्तंभ। होलियोडोरस एक राजदूत था जो कि यूनान से आया हुआ था। यह बात आप जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन यही है। होलियोडोरस का स्तंभ, इसके जो पर्यायवाची है, जो इन्हें अन्य नाम जाना जाता है, वह है खाम बाबा स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म, स्थित है विदिशा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित रहा है? यह पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, कौन से राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है? तो इन सभी राजवंशों में कलचुरी वंश, ऑप्शन नंबर सी, इसका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। बाकी अन्य वंश, यह साउथ के वंश है, यानी कि दक्षिण भारत के वंश, दक्षिण भारत से संबंध इनका वंश का रहा है, चालुक्य का, प्रतिहार का और काकतीय का। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। कलचुरी वंश की मध्य प्रदेश में क्या हुई है? 2 शाखाएं हुई है। एक शाखा को हम कहते हैं माहिष्मती शाखा। क्या कहते हैं हम इसे? माहिष्मती शाखा। और दूसरी शाखा को हम कहते हैं त्रिपुरी शाखा। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरी जबलपुर वाला एरिया हो गया आपका वर्तमान मध्य प्रदेश के मैप में, जबलपुर साइड में। और यह माहिष्मती खरगोन। ठीक है, खरगोन वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कलचुरी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनानी राजदूत होलियोडोरस कौन से शासक का राजदूत था? जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, होलियोडोरस यूनान से आया था। ठीक है दोस्तों, और यूनान में यवन वंश के शासक एंटियालकिड्स का यह राजदूत था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होलियोडोरस किस राजवंश के दरबार में आया था? होलियोडोरस जब मध्य प्रदेश में आया था, तब यहाँ पर किस वंश का शासक था, यह पूछा जा रहा है। तो उस समय दोस्तों शुंग वंश का शासन था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। जब होलियोडोरस मध्य प्रदेश में आया था, तब यहाँ पर शुंग वंश का शासन हुआ करता था, और शुंग वंश के राजा उस समय हुआ करते थे भागभद्र। ठीक है, राजा का नाम भी आप याद रखेंगे। भागभद्र के शासनकाल में यह मध्य प्रदेश में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यूनानी राजदूत होलियोडोरस जब बेसनगर विदिशा आया, जहां पर कि
होलियोडोरस का स्तंभ, खाम बाबा का स्तंभ या गरुड़ स्तंभ का निर्माण हुआ था? कहाँ पर? विदिशा में। जब ये आया था उस समय विदिशा का शासक कौन था, यह पूछा गया। तो मैंने अभी आपको बताया उस समय शासक कौन था? भागभद्र, जो किसका था? शुंग वंश का था। किसका था दोस्तों? शुंग वंश का। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इससे आपका अभ्यास भी हो रहा है, आपको लंबे समय तक यह याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान, यानी कि थर्ड सेंचुरी में, कब दोस्तों? थर्ड सेंचुरी में मध्य भारत पर नियंत्रण था, यानी कि मध्य भारत पर, मध्य प्रदेश के इलाके में शासन था, वह कौन सा राजवंश था, यह पूछा गया। थर्ड सेंचुरी में मध्य प्रदेश पर सातवाहन वंश का शासन हुआ करता था। सातवाहन वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते, जिनका नाम था दोस्तों सातकर्णी। क्या था इनका नाम? सातकर्णी। अत्यंत ही प्रतापी राजा हुए थे सातवाहन वंश के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में तीसरी शताब्दी में बोधि वंश का शासन रहा है? एक तो तीसरी शताब्दी में किसका शासन रहा है? सातवाहन वंश का शासन रहा है। दूसरी बात पूछी जा रही है कि तीसरी शताब्दी में ही बोधि वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस हिस्से में रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका जबलपुर त्रिपुरी, है ना। तो जबलपुर त्रिपुरी में इसका शासन रहा है बोधि वंश का, थर्ड सेंचुरी में। आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना है, थर्ड सेंचुरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बोधि वंश से संबंधित नहीं रहा है? कौन सा शासक बोधि वंश से संबंधित नहीं रहा, यह पूछा गया है। तो श्रीबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि, श्रीबोधि, चंद्रबोधि और शिवबोधि, ये तीनों के तीनों शासक ही मध्य जो है बोधि वंश से संबंधित रहे। सिर्फ विष्णु बोधि या बोधि वंश का शासक नहीं रहा है कभी भी। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष है? कहने का मतलब यह है कि सातवाहन वंश की जानकारी हमें इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? स्तूपों के द्वारा, शिलालेख के द्वारा, सिक्कों के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों सिक्कों के द्वारा। सातवाहन वंश की सभी जानकारी हमें उनके काल में प्रचलित सिक्कों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? पुराने समय में पद्मावती नागवंश की राजधानी हुआ करती थी। पद्मावती का वर्तमान में संबंध ग्वालियर जिले से है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर पवाया से इसका संबंध है, इसे ही हम पद्मावती के नाम से जानते थे, है ना। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ग्वालियर, पवाया, पद्मावती और नागवंश। एग्जाम में पूछा जाता है कि नागवंश की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसे आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। नागवंश की स्थापना होती है विदिशा जिले में, है ना। तो विदिशा में नागवंश की स्थापना होती है, लेकिन पद्मावती का संबंध जो है वर्तमान के ग्वालियर जिले से है और नागवंश से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कहां से मिनांडर के सिक्के मिले हैं? मिनांडर एक हिंद यूनानी शासक था। पहली बात आप याद रखेंगे, मिनांडर कहाँ का शासक था? यह यूनान का शासक था। ठीक है दोस्तों, और इनसे संबंधित सिक्के हमें मिले हैं बालाघाट जिले में। यूनान के शासक मिनांडर के सिक्के हमें बालाघाट जिले से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आप अतिरिक्त रूप से नोट करके लिखिए, जैसे आप याद रखेंगे रोमन सिक्के। कौन से? रोमन सिक्के। रोमन सिक्के हमें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से प्राप्त होते हैं। कहाँ से दोस्तों? मंदसौर जिले से, जिसे दसपुर के नाम से भी जाना जाता था। मंदसौर को ही हम किस नाम से जानते थे? दसपुर को नाम से जानते थे, रावण की नगरी। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी यह मंदसौर की ही थी, है ना। का संबंध मंदसौर से रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बघेलखंड के मगध वंश का प्रथम शासक कौन था? बात की जा रही है मगध वंश की। तो दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन है, मगध वंश का प्रथम शासक राजा भीमसेन हुआ करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब। इनका शासक बघेलखंड से रहा है। बघेलखंड मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश से। बघेलखंड का किससे मतलब है? पूर्वी मध्य प्रदेश से बघेलखंड का संबंध है ना। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। मंदसौर के किस स्थान से शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है दोस्तों, मंदसौर से हमें देवगढ़ से,
ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़ से हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं। और इंद्रगढ़ में क्या है, हमें कुछ गुफाएं प्राप्त होती है। मंदसौर में ही इंद्रगढ़ है, यहाँ से हमें मिली क्या है, कुछ गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं। और देवगढ़ से हमें क्या मिले हैं, शिलालेख, यह हमें ऐतिहासिक के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। इस शिलालेख के अनुसार राष्ट्रकूट वंश का शासन, किसका दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का शासन मंदसौर पर कभी हुआ करता था। इस बात के साक्ष्य हमें इस शिलालेख से मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन या गौतमीपुत्र। तो मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश की स्थापना बुंदेलखंड के क्षेत्र में की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? बुंदेलखंड के क्षेत्र में की गई थी। और इस वंश को स्थापित करने वाला राजा था जो वाकाटक वंश का जो राजा था वह था विंध्य शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक हुआ था। यह लगभग सेकंड से लेकर थर्ड सेंचुरी के आसपास की बात है ना, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, सेकंड से थर्ड सेंचुरी, मतलब दोनों में से एक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था? विदिशा को राजधानी बनाने वाला राजा था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग यह वही व्यक्ति है जिन्होंने विदिशा के निकट स्थित सांची के स्तूप की रेलिंग का निर्माण करवाया था। तो इससे आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, तो रिवाइज हो रहा है, आपका रिवीजन भी साथ में चल रहा है, आप कह सकते हैं। यदि आप हमारी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, सीरीज को अगर आप पूरा कर रहे हैं, तो आप मतलब इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। साथ ही सारे के सारे कंसेप्ट भी आपको क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, बस आपको करना ये है कि मध्य प्रदेश का एक मैप अपने साथ में इस वीडियो को देखते टाइम में आपको रखना है। ठीक है, साथ ही जिन जिन जिलों के बारे में आपको बताते चले जा रहा हूँ उन जिलों को आप मैप में देखते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें अच्छी तरह से याद भी हो जाएगी, जिन्हें आप एग्जाम में किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, नहीं भूलेंगे, है ना। तो एग्जाम में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें मैप को याद रखने से नहीं होगी। चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। सतना जिले में स्थित भरहुत का स्तूप मूलतः किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, जहां भी स्तूपास की बात की जाती है तो मध्य प्रदेश के सभी स्तूप जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं सारे के सारे मौर्य वंश के द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। और मौर्य वंश में भी अधिकतर जो स्तूपास हैं, लगभग 90%, वह सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किए गए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, भरहुत के स्तूप, है ना, आप इसे अतिरिक्त फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। भरहुत का स्तूप और दूसरा क्या है, सांची का स्तूप। इन दोनों स्तूपास की रेलिंग का निर्माण शुंग वंश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? शुंग वंश के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग ने इनका निर्माण करवाया था। क्या? रेलिंग प्लस तोरण द्वार, दोनों चीज है ना, तोरण द्वार भी, ये दोनों चीजों का निर्माण शुंग वंश के द्वारा, और एक्चुअल स्तूप का जो निर्माण है वह करवाया गया था मौर्य वंश के द्वारा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक दोस्तों समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और समुद्रगुप्त को ही हम किस नाम से जानते हैं? एक अन्य नाम से, भारत का नेपोलियन। ये इस नाम की उपाधि इसे इसलिए दी गई है क्योंकि जितने भी युद्ध लड़ा था सभी युद्धों में यह विजयी रहा था, कभी भी यह हारा नहीं था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त सबसे प्रतापी शासक, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्यमित्र ने किसे विदिशा का युवराज बनाकर भेजा था? पुष्यमित्र शुंग ने किसे युवराज बनाकर भेजा था? कहाँ का दोस्तों? विदिशा का। तो इनका संबंध रहा है विदिशा का अग्निमित्र से। ठीक है, यह अग्निमित्र वही व्यक्ति है जिनका जिक्र कालिदास के एक नाटक मालविकाग्निमित्रम, है ना, मालविकाग्निमित्रम, किसमें? मालविकाग्निमित्रम, यह किसकी कृति है? यह कालिदास की रचना। इस रचना में अग्निमित्र का आपको उल्लेख देखने को मिलता है। और पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को ही विदिशा का युवराज बनाकर भेजा था। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान मध्य प्रदेश के कौन से जिले
से भ्रमण करते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था। क्या पूछा जा रहा है? गुप्त शासक ने समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त थे गुप्त शासक। इन्होंने अपने दक्षिण के अभियान के दौरान, दक्षिण जब ये गए थे दक्षिण भारत में, तो मध्य प्रदेश के किस हिस्से से होकर गए थे, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में क्रम ही दिया हुआ है। सबसे पहले समुद्रगुप्त मध्य प्रदेश में सागर जिले से एंटर करते हैं, उसके बाद दमोह, विदिशा, जबलपुर, कटनी, मंडला और बालाघाट होते हुए यह दक्षिण में प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदयगिरी गिरी की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में होता है। ठीक है। और उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित है, गुप्त काल से इसका संबंध है। इसके अलावा गुप्तों के द्वारा निर्मित कुछ अन्य स्थल भी है, जैसे कि तीगवा का विष्णु मंदिर, जैसे कि तीगवा का विष्णु मंदिर, ये रिवीजन हो रहा है ना। तीगवा का विष्णु मंदिर गुप्तों के द्वारा, भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, और साथ ही बाघ की गुफाएं, तो यह तीनों स्थल भी है गुप्त काल से संबंधित। तो इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो रामगुप्त के सिक्के दोस्तों हमें विदिशा और शाकौर, विदिशा प्लस शाकौर, इन दो स्थानों से मिलते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और गुप्त शासकों में भी गुप्त शासकों में भी इन दोनों ही स्थानों से, विदिशा और शाकौर से, हमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, इनके भी सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के कौन से स्थान को स्वभोग नगर के रूप में स्वीकार किया था? स्वभोग नगर इनमें से किसका उपनाम है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, यह नाम दिया गया है गुप्त साम्राज्य के द्वारा। स्वभोग नगर कहा जाता है दोस्तों एरन सागर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एरन को ही स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के वर्तमान में सागर जिले में स्थित है। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के अंतर्गत विदिशा के शासक को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने जिस शासक को पराजित किया था उसका नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उसका नाम है श्रीधर वर्मन, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। श्रीधर वर्मन विदिशा का शासक था जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। यह बात आप याद रखेंगे। भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, इसे आप करिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन करके। बहुत सी एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य, ठीक है, भारत में है ना, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में नहीं, भारत में कहा जा रहा है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य। तो यह हमें मिलता है दोस्तों सागर में स्थित एरन के अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस अभिलेख में लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि गुप्त काल में संबंध, है ना। तो एरन अभिलेख का संबंध किससे है? गुप्त काल से। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? गुप्त काल से। गुप्त काल के एक राजा भानुगुप्त, राजा कौन थे यहाँ पर? भानुगुप्त। एक सेकंड, दोस्तों, भानुगुप्त, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? एरन अभिलेख के बारे में। तो एरन अभिलेख यह है गुप्त काल से संबंधित, पहली बात। दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि गुप्त काल के शासक भानुगुप्त के एक अमात्य हुआ करते थे जिनका नाम था गोपराज। गोपराज की मृत्यु होने पर इनकी पत्नी, क्या दोस्तों? गोपराज की पत्नी यह सती हो जाती है। यही उल्लेख इस एरन अभिलेख में किया गया है, जो कि भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य के रूप में जाना जाता है। तो यह पूछा जा सकता है कि एरन अभिलेख का संबंध किस काल से है ना, किस वंश से है, किस काल से है? तो यह गुप्त काल, गुप्त वंश से इसका संबंध आपको बताता है। गुप्त वंश, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के
कौन से शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला गुप्त वंश का शासक हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक अन्य उपाधि भी धारण की थी, ठीक है, उसका नाम है शकरी। ठीक है, यह भी एक उपाधि का नाम है। इस उपाधि को भी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुंग शासक पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को कहाँ का शासक बनाया था? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास की एक रचना मालविकाग्निमित्रम में देखने को मिलता है। ठीक है, और मालविकाग्निमित्रम में यह बताया गया कि अग्निमित्र विदिशा का शासक हुआ करता था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर गुप्त साम्राज्य से संबंधित बुद्धगुप्त स्तंभ स्थित है? ये पूछा जा रहा है कि बुद्धगुप्त का स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान में है? तो बुद्धगुप्त का स्तंभ दोस्तों वर्तमान में एरन सागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुप्त किस बारे में पूछा जा रहा है? गुप्त शासक रामगुप्त, इनके सिक्कों के बारे में। तो रामगुप्त के सिक्के हमें मिलते हैं, एक तो विदिशा से प्राप्त होते हैं, दूसरा हमें यह सिक्के एरन से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया? हमारी पिछली वीडियो से मैंने आपको बताया था कि घटोत्कच यह महाभारत के एक नायक भीम का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, भीम और हिडम्बा की यह संतान है। एक सेकेंड, भीम और, अरे यार ये क्या हो रहा है? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि घटोत्कच भीम और हिडम्बा की संस्थान है। भीम और हिडम्बा, हिडम्बा एक राक्षसी है, भीम महाभारत के एक नायक है। तो इनकी संस्थान है घटोत्कच। ये होगी जानकारी घटोत्कच के बारे में। अब क्या कहा है कि मध्य प्रदेश से किसी अभिलेख में यह बताया गया है कि घटोत्कच वंश का ही वंश है, घटोत्कच ही का वंश ही आगे चलकर गुप्त वंश कहलाया। तो यह कहाँ लिखा गया है? ठीक है दोस्तों, यह पूछा गया है। ऑप्शन है तुमैन, एरन या सुपिया अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है सुपिया अभिलेख, जो कि कहाँ पर है? रीवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है? ठीक है दोस्तों, जैसा कि अपना सूर्य मंदिर का संबंध है यह मंदसौर जिले दसपुर से रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर दसपुर। यहाँ के ही अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का हमको उल्लेख देखने को मिलता है। यह उल्लेख, यह याद रखना है कि यह उल्लेख संस्कृत भाषा में है। पहली चीज किसमें है यह उल्लेख? संस्कृत भाषा में। सुपिया मैं कह रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में हूँ। मंदसौर के अभिलेख में, मंदसौर का अभिलेख संस्कृत भाषा में है। एक बात आपको याद रखनी है, मंदसौर के अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र है। दूसरी बात आपको यह याद रखनी है। तीसरी बात, मंदसौर का अभिलेख गुप्त वंश से संबंधित है। किससे दोस्तों? गुप्त वंश से संबंधित है। तो ये तीन बातें आपको मंदसौर अभिलेख के बारे में याद रखनी है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन से राजवंश के साम्राज्य को वास्तुकला का स्वर्ण युग, वास्तु, यह भी बहुत, इसे भी आप आईएमपी करके लिखिएगा, है ना, कि वास्तुकला के स्वर्ण युग के नाम से किसके साम्राज्य काल को जाना जाता है? यह जाना जाता है दोस्तों गुप्त काल को। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में स्थापत्य कला, चित्रकला से संबंधित बहुत से उत्कृष्ट कार्य किए गए, इसीलिए इसे वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एरन से प्राप्त अभिलेख से निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध है? एरन से प्राप्त अभिलेख से किस शासक का संबंध है, यह पूछा गया है। एरन को ही हम किस नाम से जानते हैं? एरन को ही स्वभोग नगर, किस नाम जानते हैं दोस्तों? अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, स्वभोग नगर, इस नाम से हम एरन को जानते हैं। इस सवाल का सही जवाब है कुमार गुप्त। ठीक है, किस शासक का संबंध है पूछा है एरन के अभिलेख से? तो कुमार गुप्त का संबंध रहा है। एक है कुमार गुप्त और दूसरे शासक कौन से? भानुगुप्त।
तो इन दोनों का संबंध ही ईरण के अभिलेख से रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदयगिरी गुफा से किसके शासनकाल व अभिलेख प्राप्त हुए हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ठीक है। तो इससे आप इस चारों ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? यह पूछा जा रहा है कुमारगुप्त के बाद कौन राजा बना था, सीधा ये कहने की बात। तो दोस्तों कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त यह राजा बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी अतिरिक्त जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह एक गुप्तकालीन मंदिर है। इसी प्रकार भूमरा का शिव मंदिर, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता चुका हूँ, भूमरा का शिव मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। आपको ये बताना है कि यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस जिले में आते हैं। यह क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है ना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसे सर्च करके। अगर आप चीज़ों को सर्च करेंगे स्वयं से तो आपको अधिक समय तक याद रहेगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। सिर्फ भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर यह गुप्त काल में नहीं बना है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कलचुरी शासकों ने करवाया था। किसने दोस्तों? कलचुरी शासकों ने, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब यह हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर कलचुरी शासकों के द्वारा निर्मित, ना कि गुप्त शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने सन 1982 में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मानव जीवाश्म, जिसे हम क्या कहते हैं मानव जीवाश्म को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नॉर्मेंदिस, यह इसका नाम है। बहुत ही मतलब अजीब सा नाम है, खोजा गया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका संबंध हथनौरा से है, ठीक है दोस्तों। और हथनौरा वर्तमान में होशंगाबाद जिले में पड़ता है। इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि हथनौरा किस जिले में, जहां से अरुण सोनकिया का संबंध है और उन्होंने मानव जीवाश्म की यहाँ पर खोज की है। जिला है होशंगाबाद, स्थान का नाम है हथनौरा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह अभिलेख जिसमें गुप्त शासक कुमारगुप्त को, किसको? कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, यह पूछा जा रहा है। तो यह बताया गया दोस्तों तुमैन अभिलेख में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तुमैन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। और तुमैन अभिलेख वर्तमान में किस जिले में अवस्थित है? तो यह वर्तमान में अशोकनगर जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? अशोकनगर जिले में अवस्थित है, बुंदेलखंड में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? यह रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सूपिया अभिलेख, जो कि रीवा में है, ठीक है। सूपिया अभिलेख जो कि रीवा में है, यहाँ पर घटोत्कच वंश को गुप्त वंश का बताया गया है ना। तुमैन अभिलेख यह कहाँ पर है? तुमैन अभिलेख है दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इतने जल्दी भूलना नहीं है। एरन अभिलेख सागर में, ठीक है, वर्तमान के सागर जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध यात्री हेनसांग ने मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों की यात्रा की, वह कहाँ का यात्री था? हेनसांग का संबंध किस देश से है? तो हेनसांग का संबंध है दोस्तों चीन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यदि यह पूछा जाए कि हेनसांग भारत में किसके दरबार में आया था, ठीक है, तो यह 7th सेंचुरी में आया था। पहली बात तो कब आया था? यह 7th सेंचुरी में। और यह आया था दोस्तों हर्षवर्धन के काल में यह भारत आया था। हर्षवर्धन के काल में यह भारत आया हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के किस शासक से हुआ था? तो इनका विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ में हुआ था, ठीक है। किसका विवाह? प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ में हुआ था। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस आपको ये याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन मुख्य रूप से यह मालवा के क्षेत्रों में रहा है, तो मालवा ही इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो मालवा से हमें इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और मालवा में भी यदि जिलों के बारे में पूछा जाए तो मुख्य रूप से मंदसौर, मंदसौर की बात की जा सकती है ना। विदिशा की बात की जा सकती है, अशोकनगर की बात की जा सकती है, और सागर की बात भी की जा सकती है। तो इन सभी का संबंध क्या है, गुप्त काल से रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यदि ये सारे चारों ऑप्शन आए आपके पास तो इसमें मालवा को आप टिक करेंगे, मालवा ही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश स्थित बाघ की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ है? अत्यंत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अत्यंत ही कैसा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। तो बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं हैं, पहली बात, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और बाघ की गुफाएं जो है अजंता की गुफाओं के समकालीन या समकक्ष ही है मानी जाती है। बाघ की गुफाएं वर्तमान मध्य प्रदेश के धार जिले में, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, धार जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारा यह जो आज की क्लास, जिसमें कि हमने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाओं और प्रमुख राजवंशों से संबंधित 50 क्वेश्चनों को हमने 50 क्वेश्चंस को हमने इस सीरीज में देखा है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा और आपको कुछ नई बातें आपको सीखने को मिली होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, है ना, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो का जो है, इस क्लास का जो है लाभ अधिक से अधिक ले सके और एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन उनसे ना छूटे, तैयारी को आप अपनी परिपक्व कर सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की मध्य प्रदेश से संबंधित आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्रिक्वेंटली रूप से मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम ये करना है कि उसके सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को आपको प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।